हाय, नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.4 एग्जाम्पलर की। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स फ्रॉम बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एंड द वाई एक्सिस। तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, फिर दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के साथ एक वाई एक्सिस के साथ। इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर सबसे पहले ये वाली इक्वेशन हम उठाते हैं। हम अब इसको प्लॉट करना है ना, तो इसको प्लॉट करना है तो इसके दो पॉइंट्स चाहिए रहेंगे हमें, दो सॉल्यूशंस ऐसे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। किस इक्वेशन को? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को। तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, एक बार y की वैल्यू 0 लूंगा और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y एंड x निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अगर मैंने x 0 रख दिया, अच्छा इक्वल टू 6 है, x 0 रख दिया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और y अगर मैंने 0 रख दिया तो 2x इज 6 यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली। वहीं अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूं 2x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके भी दो पॉइंट्स चाहिए मुझे। चलो देखते हैं x एंड y, एक बार x 0 एक बार y 0 पुट करके देखेंगे। फाइन, अब अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो ये चला गया, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? प्लस 2 आ जाएगी, राइट। और y 0 पुट करूंगा तो 2x इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ओके, अब चलो देखते हैं, ग्राफ पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला दो पॉइंट्स रखते हैं, 0,6। x 0 है तो y की वैल्यू 6 आएगी, x 0 पे y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आएगा, और x3 पे y0, x3 पे y0 ये वाला पॉइंट आएगा। ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर वहीं x0 है, दूसरी लाइन के दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x0 है तो y2, x0 है तो y2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और y0 है तो x माइनस 1 यानी x माइनस 1 पे y0 ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन सा पॉइंट है ये? x एक्सिस पे वैल्यू है 1 और y एक्सिस पे 4, तो 1,4 क्या वैल्यू आ रही है? 1,4। इसको थोड़ा सा हाईलाइट अच्छे से कर देते हैं। ये पॉइंट आ रहा है 1,4। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया पहली चीज। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें दो जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया निकालना है। सबसे पहले किस ट्राइंगल का एरिया? दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया। तो दो लाइंस और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का मतलब ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का अगर मैं बेस ये ले लेता हूं तो बेस कहां से है? -1 से +3 तक कितना यूनिट्स हो गया? 4 यूनिट्स का बेस हो जाएगा। और हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की? ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितना है? द सेम एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि 4 यूनिट्स। वो आप देख भी सकते हो, 1 यूनिट 2 3 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 × 4 16, 16/2 इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। 8 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो गया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड दी एक्स एक्सिस। दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस का जो एरिया बन रहा है, उसका जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट्स। वहीं अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा होगा? दोनों लाइंस और वाई एक्सिस का ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें हम इसको बेस लेते हैं। बेस कितना हो जाएगा? ये 2 से लेकर 6 तक जा रहा है, तो 6 - 2 यानी कि 4 यूनिट्स। तो y एक्सिस से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस हो जाएगा 4 यूनिट्स इनटू हाइट होगी ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा इजी दिखे। तो ये हो जाएगी हाइट कितना है? सिर्फ 1 यूनिट है, तो हाइट हो गई इस ट्राइंगल की 1 यूनिट। तो 4 × 1 इज 4, 4/2 इज 2, 2
स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो दो रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स है ना, इन ट्राइंगल्स का हमारे पास एरिया कितना आ रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स एंड 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहां पर रिक्वायर्ड जो रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, पहले वाले ट्राइंगल का, पहले एक्स एक्सिस बोला है ना, तो एक्स एक्सिस वाले ट्राइंगल का एरिया 8, फिर बाद में वाई एक्सिस वाले ट्राइंगल का एरिया 2, 8/2 यानी कि 4:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है यहां पर, 4:1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आप देख लो अच्छे से एंड फिगर इट आउट। फाइन, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यहां पर डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। तो बेसिकली ये 3 लाइंस हमें बनानी है और ग्राफिकली डिटरमाइन करना है कि इनके वर्टाइसेस क्या होंगे। एल्जेब्राइकली बोला तो होता तो हम इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को और आखिरी में इन दोनों को। वो जो 3 पॉइंट्स आते हैं वो वर्टाइसेस होते ट्राइंगल के, लेकिन अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं y = x, ठीक है, इसको पकड़ते हैं। तो भाई अब 2 पॉइंट्स अगर मुझे चाहिए इस पे, तो ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है ना, जब x 0 है तो y भी 0 होगा और जब x 1 है तो y भी 1 होगा, तो सिंपल हो गया। ठीक है, x 0 तो y 0 ये वाला पॉइंट है, x 1 तो y 1 ये वाला पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। ओके कूल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3y = x। तो यहां पर भी बहुत इजी सी लाइन है ये, इसको आप सोचो x = 3y बोला है, x = 3y बोला है, तो x एंड y लिखते हैं। y अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और y अगर 1 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। तो 0,0 एंड 3,1 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्लॉट करें यहां पर 0,0 तो वही ओरिजिन हो गया और 3,1 तो x एक्सिस 3 y एक्सिस 1 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये लाइन मिलेगी मुझे इस तरीके की। ठीक है, कूल। और फाइनली देखते हैं हम ये थर्ड इक्वेशन x + y = 8। इस पे भी 2 पॉइंट्स चाहिए अगर लाइन बनानी है तो, x एंड y। एक बार मैं x0 लूंगा और एक बार मैं y0 ले लूंगा। ठीक है, अब x अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी यहां से, तो ये हो गया 8। और एक बार y0 पुट करेंगे, यहां पर y0 रख दो तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। यहां पर x 0 है तो y की वैल्यू 8 ये पॉइंट है, और y 0 है तो x की वैल्यू 8 ये पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन जाएगी हमारे पास। चलो ठीक है भाई, अब ये 3 लाइंस तो आ गई। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमें चाहिए क्या थे, वर्टाइसेस चाहिए थे। तो ये जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, क्या ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा ट्राइंगल आपका। इन तीनों लाइंस से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो ये ट्राइंगल है। इनके वर्टाइसेस चाहिए, चलो देख लेते हैं भाई वर्टाइसेस क्या है। पहले तो इसको हटाओ, इजीली दिखे ताकि चीजें। ये वाला पॉइंट है पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहले पॉइंट का x एक्सिस है 4 और y एक्सिस है 4, तो ये तो हो गया आपका पास 4,4। पॉइंट A मान लेते हैं इसको पॉइंट B बोल लेते हैं और इसको पॉइंट C बोल लेते हैं। तो वो A B C 3 वर्टाइसेस। वर्टेक्स A क्या है 4,4, ठीक है, सिंपल सा है। वर्टेक्स C तो ओरिजिन है तो ये तो 0,0 हो गया। वर्टेक्स B देख लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 6,2। ये हो गए 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। बस यही करना था, ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालने थे। आगे ट्राइंगल के वर्टाइसेस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये वाला तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है यहां पर, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x is 3 y is 5 and 2x minus y minus 4 is 0. Also find the area of the quadrilateral formed by the lines and the x axis. अरे बाप रे, ट्राइंगल ही नहीं पीछा छोड़ रहा था, क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है भाई, बनाएंगे। तो ये तो ग्राफ है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस की लाइन बनाते हैं। x is equal to 3। अब ये हमने एग्जाम्पलर पहले की एक्सरसाइजेज में देखा है, 1 में भी था शायद, 2 में भी था।
x इक्वल्स टू 3 जो है, ये जो लाइन होगी ना, ये क्या होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, और कहां से जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी। मतलब क्या, y की किसी भी वैल्यू पे x हमेशा क्या होगा, 3 होगा। तो x 3 है तो y 0, y1 है तब भी x3, y2 है तब भी x3, y3 है तब भी x3। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो ये लाइन मिल जाएगी विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। सिमिलरली जब आपसे बोला जाए x इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाओ, x इक्वल्स टू 5, तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन ये कहां से जाएगी, x इक्वल्स टू 5 से जाएगी। तो ये लाइन बनेगी इस तरीके से, ठीक है। और फाइनली 2x माइनस वाई माइनस 4 इज 0। तो अब इसको बनाने के लिए दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई को राइट साइड में ले गया मैं। अब दो पॉइंट्स चाहिए मुझे इस लाइन पर लाई करने वाले, तो एक बार x0 एक बार y0 ले लेंगे। x0 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, और y0 लोगे तो 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये दो पॉइंट्स आ गए, प्लॉट करते हैं इसको। x0 पे y4, x0 पे y -4, सॉरी ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और x2 पे y0 है, x2 पे y0 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इन दो पॉइंट से गुजरती हुई लाइन हम बनाएंगे तो इस तरीके की ये लाइन बन जाएगी, ठीक। इसको हटा देते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। अब जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, किस किस का कैसा क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इन लाइंस और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ये रहा वो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज दैट क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसको सिर्फ सिंपली क्वाड्रिलेटरल ना समझते हुए थिंक ऑफ इट एज अ ट्रेपीजियम। कैसे, कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रेपीजियम की हाइट हो गई। या तो उस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो एक चीज और कर सकते हो आप, क्या, कि इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला तो ये ट्राइंगल है और दूसरा ये स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूं पहले। ये स्क्वायर क्या है, 2 यूनिट्स इसकी हाइट है और 2 यूनिट्स इसकी विड्थ है, तो 2/2। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 2 × 2 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। और ये जो अब ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, इनटू ये हाइट, हाइट कितना है ये देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया 4 यूनिट्स इसकी हाइट। तो हाफ ऑफ 2 × 4 ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 4 + 4 मिलाकर कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स इसका टोटल एरिया हो जाता है। यही निकालना था। और अगर आप ट्रेपीजियम वाले लॉजिक से निकालोगे, ट्रेपीजियम वाले लॉजिक से भी निकाल के देख लेते हैं, सेम ही आंसर आना चाहिए। ट्रेपीजियम वाले लॉजिक से एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इनटू इट्स हाइट। पैरेलल साइड्स का सम क्या है, ये साइड है 2 यूनिट्स, ये साइड है 2 यूनिट्स, प्लस दूसरी पैरेलल साइड, ये साइड कितना है 6 यूनिट्स, ठीक है, इनटू हाइट, ये हाइट मान लो कितना है 2 यूनिट्स। तो 2 से 2 कैंसिल्स आउट, 2 + 6 आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल थस फॉर्म्ड इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन क्या है यहां पर भाई, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज 100, 3 times the cost of a pen is 15 more than cost of a pencil box. Form the pair of linear equations for the above situation. Find the cost of a pen and the pencil box. ठीक है भाई, तो बेसिकली सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है। पहले तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाना रहेगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, पहले क्या है पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी x रुपीस एंड ईच पेंसिल बी y रुपीस। ये तो हमें दिया हुआ है, सॉरी दिया नहीं हुआ है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट चीज क्या है यहां पर,
4 पेन और 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या है 400। पेंसिल मतलब पेंसिल बॉक्स मानना, पूरा पेंसिल बॉक्स है ना। तो 4 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू एक्स रुपीज, फाइन। और 4 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू वाई रुपीज। और इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 100 रुपीज। ये आपको दिया हुआ है। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट एक चीज और दी हुई है। क्या दिया हुआ है भाई? नेक्स्ट हमसे बोला है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन यानी कि x, 3 टाइम्स ऑफ x इज 15 मोर। इज मतलब दिस इज इक्वल टू 15 मोर, तो 15 ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे? 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज पेंसिल बॉक्स जो कि है y रुपीस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, सिंपल हो गया। अब तो सबसे पहले तो फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये बन गया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो भाई चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, अच्छा ग्रीन तो हो ही गया, ब्लू ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर मुझे y को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आई कैन से कि y की वैल्यू क्या आएगी 15 उधर ले जाओ, 3x माइनस 15 आएगी। y की वैल्यू आएगी 3x माइनस 15। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में y की ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले तो आएगा 4x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y की जगह मैं रख दूंगा क्या 3x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू माइनस 15 माइनस 60 इज इक्वल टू 100। ये हो गया। तो 4x 12x ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 100 प्लस 60 160। 16 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 16 से 10 टाइम्स, ये 16 से 1 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें। x की वैल्यू 10 आ गई। अभी कॉस्ट ऑफ अ पेन तो आ गया, पेंसिल बॉक्स की भी निकालना है। तो भाई निकाल लेते हैं। पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी, y की वैल्यू भी निकालना है ना। पेंसिल बॉक्स मतलब y था, तो y की वैल्यू कितना है यहां से देखो, y क्या है 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x यानी कि 10 माइनस 15। सो 30 माइनस 15 हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितना आ गई, यहां से 15 आ जाएगी y की वैल्यू। देयरफॉर पेन की कॉस्ट कितना है 10 रुपीज ईच, और पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज ईच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। डिटरमाइन एल्जेब्राइकली द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस। चलो फाइनली एक एल्जेब्राइकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है इट इज प्रीटी सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, इसमें भी हमें 3 इक्वेशंस दी हुई थी हमें, लेकिन इसमें वर्टाइसेस तो निकालने थे ट्राइंगल के, लेकिन ग्राफिकली निकालने थे। ठीक है, तो ग्राफिकली निकालने थे तो हमें ग्राफ बनाने पड़े थे, तो थोड़ा सा ग्राफ का देखना पड़ा था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एल्जेब्राइकली सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट ये है कि चलो ज्यादा नॉर्मल जो हम जैसे चीजें सॉल्व करते हैं ना, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, वैसे सॉल्व करना है हमें। चलो ठीक है भाई, तो पहले मैं इन इक्वेशंस को नाम दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड दी थर्ड इक्वेशन। तो अब पहले तो ये समझो कि वर्टाइसेस निकालने हैं ट्राइंगल के, तो होगा क्या, ये 3 इक्वेशंस है तो 3 लाइंस मिलेंगी हमें, एक ऐसी और एक ऐसी। रैंडमली बना लिया। लेट्स से ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, और ये थर्ड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस का जो, या इन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो वर्टाइसेस होंगे ट्राइंगल के, राइट। लेट्स से पॉइंट ए, बी और पॉइंट सी। अब पॉइंट ए क्या होगा, ये पॉइंट होगा वो जो इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन होगा। हमें पता है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, वो सेम होता है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो होगा ना वर्टेक्स ए, वो 1 और 2 का सोल्यूशन होगा। फिर ये 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इक्वेशन 1 और 3 का सोल्यूशन होगा, और पॉइंट सी जो है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके अब हम सॉल्व करते हैं इन्हें। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए के बारे में, यानी इक्वेशन 1 और 2 पकड़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा इसको, हर चीज एकदम लिख लिख के नहीं करेंगे जैसे एग्जाम में लिखना होता है, फास्ट करते हैं इसको। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा यहां पर, क्योंकि वो इजी पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहां पर इजीली दिख रहा है कि आई कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x। y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो y राइट में लाऊंगा और 3 को लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो इक्वेशन 1 से मिलेगा मुझे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिलेगा 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y। अब y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x इज माइनस 9x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज प्लस 9 इज इक्वल टू, ये आ गया 2। तो 9 माइनस 2 लेफ्ट साइड में आएगा 7, 2x माइनस x होगा 9x होगा माइनस 7x, राइट में जाएगा प्लस 7x बनेगा। 7 से डिवाइड कर दो तो 1 इज इक्वल टू x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाती है। x आ गया, अब y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, यहां से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो जो पहला वर्टेक्स है ना हमारा a, वो क्या आ गया, 1,0 आ जाएगा। द फर्स्ट वर्टेक्स a इज 1,0। ठीक है, ये आ गया पहला वर्टेक्स। अब हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को, यानी 1 एंड 3 बोले तो पॉइंट बी के लिए सॉल्व करते हैं, लाइन 1 और लाइन 3। अब जरूरी नहीं है इसी ओरिएंटेशन में, एक्चुअली जब आप प्लॉट करोगे तो इसी ओरिएंटेशन में लाइंस आए, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बस दिखाने के लिए बनाया हुआ है रैंडमली। तो इक्वेशन 1 से अगेन मैं y की वैल्यू इसी तरीके से लिख सकता हूं, y को लेफ्ट में राइट में लाओ और 3 को लेफ्ट में लेके जाओ। सो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x तो एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, y की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा 8। तो सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 8, माइनस 6 जाएगा प्लस बनेगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, x प्लस 6x हो जाएगा 7x, 7 से डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x 2 आ गया, y की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू 2 यहां पुट कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट बी आ गया। क्या है पॉइंट बी, x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, यानी कि 2,3 आ जाता है। फाइन, चलो अब निकालते हैं पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं सारा। पॉइंट सी निकालते हैं। अब पॉइंट सी के लिए अब देखो 1 2 कंसिडर कर लिया, 1 एंड 3 कंसिडर कर लिया, अब कंसिडर करेंगे 2 एंड 3। 2 एंड 3 देखते हैं। अब 2 एंड 3 में मैं थर्ड इक्वेशन पकड़ता हूं पहले, और यहां पर x को y के टर्म्स में लिखता हूं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 2y, और ये जो वैल्यू है ना x की, वो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x विच इज 8 माइनस 2y माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, y तो एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 8 16, 2 इंटू माइनस 2y इज माइनस 4y, माइनस 3y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 लेफ्ट में आएगा, 16 माइनस 2 हो जाएगा 14, माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y बनेगा, जो राइट में जाके प्लस 7y हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, तो अब x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर पुट कर दो y की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इज 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स C, वो क्या आ गया, x, y, यानी कि 4, 2। तो जो भी हमारा ये ट्राइंगल बनेगा, जैसा भी ट्राइंगल बनेगा, इसके
तीन जो वर्टाइसेस होंगे, एक वर्टेक्स होगा 1,0, एक वर्टेक्स होगा 2,3 और तीसरा वर्टेक्स होगा 4,2। ये तीन वर्टाइसेस हमें मिल जाएंगे, देख लो यहां पर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 5th, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। चलो यहां पर है अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर्स टू हर होम, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। She takes half an hour यानी 30 minutes if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of rickshaw and the bus. ठीक है, तो भाई पहले तो इक्वेशन सॉल्विंग करनी है। अब हमें यहाँ पता है टाइम टेकन क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय किस स्पीड पे ट्रैवल किया है। तो यहां पर सिंस डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा है और स्पीड निकालनी है तो ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल क्या कर रही है अंकिता है, कुछ डिस्टेंस वो रिक्शा से चल रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से चल रही है। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, तो टोटल टाइम मेरा कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा पहले रिक्शा वाला टाइम प्लस बस में जितना टाइम लगा। अब रिक्शा में कितना टाइम लगा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रिक्शा अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा। और बस से कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। इस तरीके से निकलेगा टाइम ट्रैवल, राइट। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा अबाउट देयर स्पीड्स। रिक्शा की क्या स्पीड है और बस किस स्पीड से ट्रैवल करती है। सो लेट्स से स्पीड ऑफ रिक्शा इज स्मॉल आर, स्पीड ऑफ बस इज स्मॉल बी। ये बस और रिक्शा की स्पीड हो जाती है। अब आपको देखो क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस 14 है, 2 किलोमीटर रिक्शा से करे और बाकी का कितना होगा 14 माइनस 2, बाकी का 12 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगी तो हाफ एन आवर लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन 30 मिनट्स इज टाइम टेकन रिक्शा में टाइम कितना लगेगा, रिक्शा से वो कर रही है 2 किलोमीटर ट्रैवल अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा जो कि है आर। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्पीड है वो हम लेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस भी हम किलोमीटर में ले रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है 30 मिनट्स ये तो मिनट्स में है। तो भाई अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इस टाइम को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा लगा। 1 घंटा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर अपॉन आर किलोमीटर पर आवर रिक्शा की स्पीड प्लस बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 12 किलोमीटर, 14 में से 2 किलोमीटर रिक्शा से हुआ तो बस से होगा 12 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस को हमने मान लिया था b। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब वो 30/60 जो है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख देता हूं इजी करने के लिए। विल राइट इट एज 1/2। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे केस में क्या वो बोल रहा है, ऑन दी अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, अगर 4 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ऑफ रिक्शा अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा, एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 14 में से 4 रिक्शा से किया तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा 10 अपॉन बी, डिस्टेंस बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। तो ये जो टोटल टाइम है वो कितना दिया हुआ है, नाउ शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। पहले 30 मिनट लग रहे थे, अब लगेंगे 39 मिनट्स। लेकिन अगेन इस 39 को हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पर ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 20 टाइम्स, सो 13/20 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, 13/20 इसको बोलता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। फाइन, चलो अब मैं ये पूरा हटा देता हूं, आई नीड स्पेस फॉर सॉल्विंग। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, r और b जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, r एंड b आर इन द डिनोमिनेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
1 अपॉन आर जो है, 1 अपॉन आर को मैं अज्यूम कर लूंगा x और 1 अपॉन बी को अज्यूम कर लेता हूं मैं y। ठीक है, तो इससे अब हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये मिलेगी, पहले ये है, ये क्या हो जाएगी, हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन आर यानी कि 2x प्लस 12 इंटू 1 अपॉन बी यानी कि 12y। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी क्या मिलेगी, 13/20 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन आर यानी कि 4x प्लस 10 इंटू 1 अपॉन बी यानी कि 10y। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, देखो मैं x को एलिमिनेट करूंगा, कैसे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 2 इंटू 1/2 इज 1 माइनस 13/20, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 2x इज 4x माइनस 4x, ये हो गया 0। 2 इंटू 12y हो गया 24y माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 20 इंटू 1 इज 20 माइनस 13, ये हो गया 7/20 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 हो गया 14y। 14 से 7 जाएगा 2 टाइम्स, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/40। y की वैल्यू आ गई कितना, 1/40। अब y था क्या, y था 1 अपॉन b, तो भाई y विच इज 1 अपॉन b इज 1/40, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, 40। और ये स्पीड जो है किस में आएगी, किलोमीटर्स पर आवर में आएगी, क्योंकि हमने सब चीज को आवर्स में और किलोमीटर्स में ही कंसिडर किया है। तो स्पीड ऑफ बस जो है वो कितना हो गई, 40 किलोमीटर्स पर आवर हो गई, राइट। अब आते हैं स्पीड ऑफ रिक्शा निकालनी है। तो स्पीड ऑफ रिक्शा निकालने के लिए या तो यहां पर या फिर यहां पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 13/20। आप चाहो तो इधर भी कहीं x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने वहां पर कर दिया। 13/20 इज इक्वल टू 4 अपॉन आर प्लस 10 अपॉन बी। 10 अपॉन बी क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 40, b 40 था ना, तो 10 अपॉन 40 हो जाएगा 1/4 ये। ठीक है, 1/4 लेफ्ट में लेके आओ, 13/20 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन आर। एलसीएम लेंगे दोनों का, वो हो जाएगा 20, ये हो गया 13। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू 4 अपॉन आर हो जाएगा। 13 माइनस 5 हो जाएगा 8 और अपॉन 20 तो है ही। ठीक है, 8 जाएगा 4 से 2 टाइम्स, 2 20 को डिवाइड करेगा 10 टाइम्स, तो ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड 1/10 इज इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल कर दो तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। r क्या था, स्पीड ऑफ रिक्शा, और यूनिट क्या होगी इसकी, अगेन किलोमीटर्स पर आवर होगी। इंपॉर्टेंट है, स्पीड जो भी आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर्स पर आवर में। देयरफॉर स्पीड ऑफ रिक्शा आ रही है 10 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ बस कितना आ रही है, 40 किलोमीटर्स पर आवर आ रही है। 10 एंड 40 निकालना क्या था, स्पीड ऑफ रिक्शा एंड दी बस। तो आगे ये हमारे पास स्पीड ऑफ रिक्शा एंड दी बस। स्पीड ऑफ रिक्शा इज 10 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा है कि अभी ये क्वेश्चन तो इजी हैं एंड अगर आपको आगे जाके इफ़ यू वांट टू राइट एग्जाम्स लाइक आईपी मैट या फिर कैट लिखना है या इवन मेरे ख्याल से जेई में भी थोड़ा बहुत इस चीज़ का कंसेप्ट आता ही है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी एक्सटेंसिवली आस्क्ड इन योर एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम्स। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इवन बैंकिंग एसएससी के भी अगर आपको एग्जाम्स लिखने हैं तो ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस ना, स्ट्रीम्स रिलेटेड, टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड, जो पिछला क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के, एसएससी के एग्जाम्स में, आईपी मैट में, इनफैक्ट कैट जो इतना डिफिकल्ट एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई मेक श्योर कि आप ये सब क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे से समझो। ऐसा नहीं है कि बस रट लिया और सॉल्व कर दिया। ये अगर आप अच्छे से अभी समझोगे तो आपको जब आगे जाके
इवन इफ यू राइट एन एग्जाम लाइक आईपी मैट जो 12th के बाद दोगे आप, या फिर कैट जो ग्रेजुएशन के बाद दोगे, तो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। A person rowing at the rate of 5 kilometers per hour in still water takes thrice as much time in going 40 kilometers upstream as in going 40 kilometers downstream. Find the speed of the stream. तो देखो कंसेप्ट क्या है इसका, पहले मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कंसेप्ट समझाने की। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, नदी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो ये मान लो ये आपकी नदी है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं s किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज s किलोमीटर्स पर आवर। अब एक आदमी है, मान लो आदमी क्या है, एक नाव है, एक नाव है, अगर वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, अगर पानी लेवल में हो, पानी बह नहीं रहा हो और ये नाव अगर इस में ट्रैवल करे, तो बोट है, ये बोट की खुद की स्पीड हम मान लेते हैं b किलोमीटर्स पर आवर, तो खुद b किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर वो नीचे जाने की कोशिश करेगी तो उसकी खुद की स्पीड है b किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड है s किलोमीटर्स पर आवर, तो वो नीचे और तेजी से जाएगी, राइट। तो उसके नीचे जाने की इफेक्टिवली स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी b प्लस s। क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा ना, आप साइकिल चलाते हो या एक्टिवा वगैरह जो भी गाड़ी चलाते हो, नीचे जाने के लिए गाड़ी का एक्सेलरेशन कम रखोगे तो भी अच्छी खासी तेजी से जा सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि स्लोप आपको नीचे ले जा रही है, प्लस आपकी गाड़ी तो खुद कुछ स्पीड पे चल ही रही है। तो जब हम नीचे जाने की बात करते हैं तो नीचे जाते समय हम स्पीड क्या ले लेते हैं, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेकिन यही नाव अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो वो जा रही है b की स्पीड से ऊपर, इस b की वैल्यू मान लो 10 है और स्ट्रीम की स्पीड मान लो 2 है। तो नाव 10 किलोमीटर एक घंटे में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी उसे नीचे धकेल रहा है। तो आपने देखा होगा चढ़ाई करते समय एक्सेलरेटर बहुत तेजी से दबाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चढ़ पाती है ऊपर। तो कुछ वैसे ही है। तो इफेक्टिवली अब इसके ऊपर जाने की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10 - 2, यानी कि 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो जब हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे आने की कोशिश कर रही है या नीचे आना है, तो नीचे आते समय की स्पीड क्या होगी, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की ऐड हो जाएगी। स्ट्रीम मतलब कि रिवर है यहां पर, या जो भी पानी की स्पीड है। और ऊपर जाते समय की स्पीड क्या होगी, 10 - 2 कर देंगे, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक स्ट्रीम है, जैसे फिगर मैं यहां बना देता हूं, एक ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम की नीचे आने की जो स्पीड है, पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम s किलोमीटर्स पर आवर। अब इसमें एक नाव वाला है, जो भी नाव वाला है या बोट है, इसकी पर्सन रोइंग एट 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसकी जो खुद की स्पीड है, इसकी जो खुद की स्पीड है, बोट की स्पीड, वो कितना दी हुई है, 5 किलोमीटर्स पर आवर आपको दी हुई है। स्टिल वाटर में, पानी अगर स्टेबल हो तो ये नाव खुद किस स्पीड से चल सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, रिवर की नहीं पता है लेकिन बोट की तो हमें पता है। अब क्या बोला हुआ है, a person rowing at the rate of 5 in still water takes thrice as much time in going 40 kilometers upstream। ऊपर जाते समय का जो टाइम है, चलो इसको लिखते हैं, टाइम टेकन वाइल गोइंग अप इज थ्राइस मतलब इज इक्वल टू थ्राइस द टाइम टेकन इन गोइंग 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। ऊपर अगर ये नाव ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो जो टाइम लगेगा वो 3 गुना होगा नीचे आने के टाइम में। डिस्टेंस तो वही है 40, तो 3 गुना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाने की स्पीड कम होती है, नीचे आने की स्पीड ज्यादा होती है, राइट। चलो, तो बस अब यही एक इक्वेशन है और वेरिएबल सिर्फ एक यही है s। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। अब ये नाव अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो खुद तो जाएगी 5 की स्पीड से, लेकिन s की स्पीड से पानी उसे रोकेगा, तो इफेक्टिवली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 - s हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी इफेक्टिव ऊपर जाने की स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, 40/5 - s।
वही नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही बात कर रहा है, वो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना है, डिवाइडेड बाय, अब स्पीड क्या होगी, अगर इसको भी नीचे आना है और पानी भी इसको हेल्प कर रहा है नीचे आने में, तो इसकी नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, 5 प्लस एस हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, 5 प्लस एस हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो अब आपको बोला हुआ है कि भाई ऊपर आने का जो टाइम है ना, दैट इज 3 टाइम्स नीचे आने का टाइम जो है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, चलो सॉल्व करते हैं। 40 से 40 कैंसिल आउट होगा सबसे पहले, ये बचेगा 1 इंटू 5 प्लस एस इज इक्वल टू, ये तो है 3 इंटू 1 3 इंटू 5 माइनस एस। सॉल्व करते हैं, एक ही वेरिएबल है, 5 प्लस एस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 माइनस 3 इंटू एस। ठीक है, 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 3 इधर आएगा ऐड हो जाएगा 4s हो गया। तो s की वैल्यू कितना हो गई, 10/4। 10/4 कितना होता है, 2.5, और ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। सब कुछ हमने किलोमीटर्स में और आवर्स में देखा है, राइट। तो किलोमीटर्स पर आवर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जा रही है, 10 किलोमीटर्स पर आवर आ जा रही है। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बना के आपको कोशिश करूंगा समझाने की, बिकॉज दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाके आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखो, आगे जाके हम अभी 10th क्लास की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आगे के हिसाब से भी सोच के चलना है। भले ही आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करो या कुछ और सब्जेक्ट चूज करो, इट माइट हैपन कि कॉमर्स के बाद आपको कैट लिखना पड़े या फिर बैंक एसएससी के एग्जाम्स लिखने पड़े फॉर सम और दी अदर रीजन, तो आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो देख लो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्या है, अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। It can travel 28 kilometers upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and speed of stream. ठीक है भाई, तो speed of boat in still water, इसको हम मान लेते हैं b किलोमीटर्स पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलो वाटर रिवर जो भी बोलो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं r किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, अब ये जो बोट है ऊपर जाने की दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। एक्चुअली दो अलग अलग केसेस क्या है यहाँ पर, पहले तो बोट 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम गई है और फिर 28 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम गई है। नाउ अपस्ट्रीम जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, SU मतलब स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम हो जाएगी B माइनस R, राइट। बोट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, रिवर और ये स्ट्रीम जो है उसको अगेंस्ट पुश करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ऊपर जाने की स्पीड कम हो जाएगी, B की जगह माइनस R हो जाएगा उसमें, तो B माइनस R हो जाएगी बोट की ऊपर जाने की स्ट्रीम। वहीं नीचे आने की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट भी नीचे आने की कोशिश कर रही है और स्ट्रीम भी उसको नीचे ला रहा है, तो नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी B प्लस R। ओके, तो अब यहां पर जो फर्स्ट केस दिया हुआ है क्या है कि पहले केस 1 30 किलोमीटर ऊपर जाके 28 किलोमीटर नीचे आने में 7 घंटे लगे, तो ऊपर जाते समय टाइम कितना लगा होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ऊपर जाने का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स अपॉन ऊपर जाने की स्पीड है B माइनस R। सिमिलरली नीचे आते समय की डिस्टेंस है 28 और नीचे आते समय की स्पीड है B प्लस R, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 28 अपॉन B प्लस R। तो ये ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम आपको टोटल कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 7 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इट कैन ट्रैवल 28 अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। तो ऊपर गया 28, रिटर्न बोला है मतलब उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आना है, तो ऊपर जाने के लिए ट्रैवल करेगा 21 किलोमीटर्स, ऊपर जाने की स्पीड है B माइनस R, तो ये हो जाएगा ऊपर जाते समय का टाइम। सिमिलरली नीचे आने के लिए डिस्टेंस तो वही है 21, लेकिन नीचे आने की स्पीड है B प्लस R, तो हो जाएगा B प्लस R।
तो ये टोटल टाइम जो है ये कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स दिया हुआ है अपने को। ठीक है, ये हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर अपॉन में b माइनस आर है और b प्लस आर है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे, बहुत सिंपल है। हम वन अपॉन बी माइनस आर जो है, 1 अपॉन बी माइनस आर जो है इसको आप x मान लो, एंड 1 अपॉन बी प्लस आर जो है इसको आप y मान लो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये फायदा होगा कि ये जो इक्वेशन है 30 अपॉन इंटू, ये इफेक्टिवली क्या लिखा है, 30 इंटू 1 अपॉन बी माइनस आर लिखा है, राइट। और 1 अपॉन बी माइनस आर की जगह मैं x लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा 28 इंटू वाई, 1 अपॉन बी प्लस आर है y इज इक्वल टू 7। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन अपनी, और ये क्या बन जाएगी, 21x प्लस 21y इज 5। 21x प्लस 21y ये हो जाएगा 5, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, क्या एलिमिनेट करें यहाँ पर, 30 21 5 से करेंगे तो गड़बड़ होगी। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 28 और 21 ये होता है 4 इंटू 7, ये होता है 3 इंटू 7, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 इंटू 3 84 बनेगा, 21 इंटू 4 भी 84 बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, 90x प्लस 84y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21x इंटू 4 इज 84x प्लस 21y इंटू 4 इज 84y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20। अब क्या करो, अब आप सिंपली नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 90x माइनस 84x 6x, 84y माइनस 84y 0, 21 माइनस 20 इज 1। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितना आ जाती है, 1/6 आ जाती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, x और y नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए b एंड r, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए। तो चलो पहले y भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे आएगी, आप एक काम करो, x की वैल्यू 1/6 यहां पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 28y इज इक्वल टू 30/6, 30 इंटू 1/6 is 30/6 5 इधर जाएगा, 7 माइनस 5 2 बन जाएगा, तो 28y इज इक्वल टू 2। तो यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/14, 2/28 1/14 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो x क्या था, x था 1 अपॉन बी माइनस आर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो b माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स। x 1/6 है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1/6 का रेसिप्रोकल 6। सिमिलरली अगर हम y देखेंगे तो y की वैल्यू 1 अपॉन बी प्लस आर है और y 1 अपॉन 14 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, b प्लस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y हो जाएगा 14। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, ऐड करने से r कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 14 20। तो यहां से b की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 10 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर कितना आ गया, 10 किलोमीटर्स पर आवर, और b आ गया तो r भी आ जाएगा। b की वैल्यू 10 यहां रख दो, 14 माइनस 10, r की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर्स पर आवर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 था ये, 9 पर आते हैं। क्या यहाँ पर a 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3, find the number। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चीज की जो है जनरली गलती होती है, वो क्या चीज है, सॉल्व करते हैं और समझते हैं उसको। तो लेट द नंबर बी xy, लेट द नंबर बी xy, 2-digit नंबर है ना, तो ये हम बोल देते हैं नंबर है xy। अब हमें पता है कोई भी 2-digit नंबर हम xy यूज करते हैं तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म यूज करते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, यूनिट डिजिट इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट इंटू 10, तो y इंटू 1 प्लस x इंटू 10, ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। तो जहां पर भी नंबर यूज करना होगा हम 10x प्लस y यूज करेंगे। ठीक है, कूल।
अब आगे क्या दिया हुआ है यहां पर, the number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5. ओके, तो ये जो नंबर है ना, नंबर क्या बोला हमने, 10x plus y. This is obtained by मतलब this is equal to multiplying the sum of the digits by 8. तो sum of the digits क्या है, x plus y. x और y दो डिजिट्स हैं तो sum of the digits हो जाएगा x plus y. तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 5, सब्ट्रैक्टिंग 5. तो सम ऑफ द डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा जो कि ये है. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 8x प्लस 8y माइनस 5. तो 8x इधर जाएगा, 2x बचेगा, y इधर जाएगा, 7y माइनस 5 हो जाएगा. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं. 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 5, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर डूइंग दिस थिंग, या तो ये करके जिसकी हमने इक्वेशन बनाई, और इस तरीके से भी नंबर मिल सकता है. तो द सेम नंबर क्या है, 10x प्लस y. द सेम नंबर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16. तो 16 से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. अब ये पार्ट है जो गलती हो सकती है. डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या है, इज इट x माइनस वाई और y माइनस एक्स. वेल यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. आपको ये नहीं पता ना यूनिट्स डिजिट बड़ा है या टेंस डिजिट बड़ा है, तो आपको दो केस लेने पड़ेंगे. एक तो ये कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स आप x माइनस वाई लोगे कंसिडरिंग के x बड़ा है. दूसरा केस y माइनस एक्स डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स लेंगे कंसिडरिंग के y बड़ा है. ठीक है, तो पहला केस मैं अज्यूम करता हूं कि x बड़ा है, तो x माइनस y हो जाएगा ये. ठीक है, सो द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3. ये दूसरा केस क्या बन सकता है, the number 10x plus y can also be obtained by multiplying difference of the digits by 16. अब difference of the digits में ले लूंगा क्या, y minus x. मुझे नहीं पता ना x बड़ा है या y बड़ा है, तो मैं दोनों केस बनाऊंगा +3 कर लेंगे. ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये हो जाएगा 10x plus y is equal to 16x minus 16y plus 3. 16x minus 10x is 6x, माइनस 16 इधर जाएगा, प्लस 17 बन जाएगा. 17y is equal to 6x plus 3 हो जाएगा. ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर 2x क्या है, 7y माइनस 5 के बराबर है. ठीक है, तो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. x यहां से क्या निकल के आता है, 7y माइनस 5/2. ये x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 17y इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x, जो कि है 7y माइनस 5/2 प्लस 3. 6 जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21y. 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15 प्लस 3, ये हो गया 17y. तो 21y माइनस 17y ये हो गया 4y. माइनस 15 प्लस 3 इज माइनस 12. माइनस 12 इधर आएगा, प्लस 12 बन जाएगा. तो y की वैल्यू आएगी 12/4 यानी कि 3. y की वैल्यू यहां से आ गई 3. एक्सेप्टेबल है y की वैल्यू 3? बिल्कुल है. x एंड y टू डिजिट्स है ना, तो y की वैल्यू शुड बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9. ये जो 9 होल नंबर्स है ना, सिंगल डिजिट होल नंबर्स, y की वैल्यू उसमें से कुछ भी हो सकती है. और x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए. x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये 2 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं, ये तो सिर्फ y रह जाएगा. ठीक है, इसीलिए जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम मानते हैं ना 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3. अब y इक्वल टू 3 आ गया तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी. y इक्वल टू 3 यहां रख दो. 7 इंटू 3 21, 21 में से 5 जाएगा 16, 16/2 हो जाएगा 8. x की वैल्यू आ गई 8. हेंस जो हमारा आंसर है, जो नंबर है, हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर. नंबर क्या था, xy. x है 8, y है 3, तो आवर नंबर इज 83. ये पहले केस से आंसर आ रहा है. ठीक,
अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में क्या है, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स लेना था, जो x माइनस वाई लिया था यहां पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। तो 16y में से y जाएगा, ये हो जाएगा 15y, ये 16x इधर आएगा 26x प्लस 15y प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करोगे, अब देखो ये वाली इक्वेशन तो हमारी जनरली ट्रू है ही, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो हम x की वैल्यू 7y माइनस 5 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 26 टाइम्स ऑफ 7y माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 15y प्लस 3। 26 से 3 जाएगा, 13 टाइम्स, 13 इंटू 7 91, 13 इंटू माइनस 5 85 इज इक्वल टू 15y प्लस 3 हो जाएगा। 85 इधर जाएगा 88 होगा, 15 इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 76y। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 88/76 आ रही है। क्या ये इंटीजर है, नहीं है। ये इंटीजर नहीं आ रहा तो हम y की वैल्यू एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। y हैज टू बी अ सिंगल डिजिट होल नंबर। ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा तो होल नंबर बनेगा ही नहीं। तो हेंस ये वाला जो केस है हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा। दिस केस ऑफ आर्स इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं आ रही है। एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होती, अगर y होल नंबर आ जाता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 83। जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज 83 हियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्या यहां पर रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। ठीक है, इट्स सिंपली है कि भले ही आप टिकट कोई सी भी लो, फुल टिकट लो या हाफ टिकट लो, रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा। जो भी प्रोसेसिंग एडमिन फीस है वो तो उतना ही लगेगा। ठीक है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530. Also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B costs 3810 rupees. Find the full first class fare from A to B and also the reservation charges for a ticket. चलो, तो यहां पर let the fare from A to B be F rupees. ये सिर्फ फेयर है जो चार्ज लग रहा है। इसमें एक अगर मैं टिकट खरीदूंगा तो टिकट में ये जो चार्ज है वो तो लगेगा, प्लस रिजर्वेशन चार्ज भी और एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फुल टिकट का फेयर है, लेट द फुल टिकट फेयर बी, इसको फुल कर देना, लेट द फुल फेयर बी F रुपीज एंड लेट द रिजर्वेशन चार्ज बी R रुपीज। ठीक है, तो अगर ये फुल फेयर और रिजर्वेशन चार्ज है तो फुल टिकट की जो कॉस्ट आएगी, कोई बंदा अगर फुल टिकट खरीदना चाहता है, फुल टिकट की कॉस्ट कितना आएगी, वो आएगी जो फेयर है, जो किराया है वो, प्लस जो रिजर्वेशन चार्ज है वो, ये फुल टिकट की कॉस्ट आ जाएगी। हाफ टिकट की कॉस्ट कितना आएगी, क्या लगता है हाफ टिकट की कॉस्ट कितना आनी चाहिए? अब देखो हाफ टिकट का जो फेयर है ना, हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, तो जो फेयर है वो आधा हो जाएगा, तो फेयर हो जाएगा F/2, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज है वो तो सेम है, तो रिजर्वेशन चार्ज R ही रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमसे क्वेश्चन कि फुल टिकट का जो फेयर है वो तो आधा हो जाएगा, लेकिन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा। अब क्या बोला है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, हाफ फुल नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वो फुल है, तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B कॉस्ट 2550। तो ये जो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट यानी F+R, इसकी वैल्यू कितना दी हुई है, 2530 रुपए दी हुई है। ठीक है,
फिर क्या बोला है इसके आगे, ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 3810। तो अब दो टिकट खरीद रहा है, एक तो फुल टिकट और एक हाफ टिकट। तो फुल टिकट की कॉस्ट है f प्लस आर और हाफ टिकट कॉस्ट है f/2 प्लस आर। ये जो टोटल कॉस्ट है वो कितना दी हुई है हमें, 3810 रुपीज दी हुई है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f प्लस f/2 कितना हो जाएगा, 3f/2 प्लस 2r इज इक्वल टू 3810 रुपीज। ओहो 3810। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहां पर, सिंपल f और r की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू यहां से कितना समझ में आती है, 2530 माइनस f। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3f/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r जो कि है 2530 माइनस f इज इक्वल टू 3810। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3f/2 plus 2 times of this is 5060 minus 2f is equal to 3810। 3810 लेफ्ट में आएगा, 5060 minus 3810 is equal to, ये minus 2f जाएगा राइट में, 2f प्लस, और ये 3f/2 राइट में जाएगा, माइनस 3f/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 into 2 4f, 4f माइनस 3f इज f/2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3060 माइनस 3810 इज 1250। 1250 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2500 इज इक्वल टू f। तो जो फुल फेयर है ना, फुल फेयर कितना है, 2500 रुपए है फुल फेयर। ठीक है, और फुल फेयर तो पूछा ही था और रिजर्वेशन चार्ज भी पूछा है। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर पुट कर देते हैं f की वैल्यू। तो r कितना आ जाएगा, 2530 2530 माइनस फुल फेयर 2500। तो r की वैल्यू कितना आ गई, यहां पर 30 रुपीज आ जाती है। r की वैल्यू आ गई 30 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज। ये तो हमने प्रॉपर इक्वेशन से पूरा अच्छे से सॉल्व करके किया। इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, ऑल्दो एग्जाम में आपको वैसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बट दिस इज फॉर योर ओन थिंकिंग। आपका लॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप करना है अच्छे से, स्टैंडर्ड तरीके हैं, लेकिन मुझे अगर एक स्टेप और आगे जाना है, अपने आप को डेवलप करना है, इन द सेंस के अपना दिमाग थोड़ा सा बेटर तरीके से यूज करना है, तो उसका एक तरीका समझते हैं सॉल्व करने का, लॉजिकल तरीका, उसमें ज्यादा सॉल्विंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो फुल टिकट की कॉस्ट है कितना, फुल टिकट की कॉस्ट है 2530 रुपए। अगर मैं फुल टिकट और एक हाफ टिकट खरीद रहा हूं, तो आइडियली अगर हाफ और फुल टिकट की कॉस्ट बराबर होती तो मेरा जो कॉस्टिंग आती वो इसकी डबल आ जाती। कितना आ जाती, 5060 आनी चाहिए थी, लेकिन इतना नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि टिकट एक्चुअली डबल नहीं है। रिजर्वेशन चार्ज तो उतना ही लग रहा है, जो रिजर्वेशन चार्ज यहां है यहां पर भी वही लग रहा है। दिक्कत क्यों आ रही है, डबल नहीं हुआ। इसकी एक्चुअली कॉस्ट कितना है, जो फुल प्लस हाफ टिकट हम खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअली कॉस्ट है 3810। तो ये 3810 रुपीज में इसमें से माइनस कर देता हूं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1250 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है ये डिफरेंस, व्हाई इज दिस डिफरेंस। अगर हाफ टिकट फुल फेयर के बराबर होती तो ये कॉस्टिंग आती, लेकिन एक्चुअली कॉस्टिंग है ये, तो डिफरेंस है ये 1250 रुपए। क्यों है ये डिफरेंस 1250 रुपए, ये डिफरेंस 1250 इसलिए है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन चार्ज तो वही है जो यहां है, तो वो तो ठीक है। इसकी जो फेयर है ना वो आधा है, तो फेयर यहां पर f प्लस आर चार्ज था, यहां पर f प्लस आर ना होके सिर्फ f/2 प्लस आर है चार्ज। तो ये जो डिफरेंस है ना वो इसके कारण है। तो 1250 इज एक्चुअली इक्वल टू f/2। जो सिर्फ फेयर पार्ट है ना उसका आधा लग रहा था यहां पर, यहां पूरा लग रहा था। तो f/2 इज इक्वल टू 1250। तो यहां पे फुल फेयर जो है ना वो कितना हो जाएगा, 2500।
तो सिर्फ फेयर जो है 2500 रुपए है, तो भाई यहां पर फुल फेयर और रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है 2530, उसमें से 2500 तो फुल फेयर है, तो रिजर्वेशन चार्ज क्या हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो हमें ज्यादा इक्वेशन सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली एग्जाम में ये तरीके से मत करके आना, एग्जाम में तो आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी होती है। दिस इज जस्ट फॉर योर ओन थिंकिंग कि आपका लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बेटर हो, ठीक है। चलो ये लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, ये तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है यहां पर, अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, thereby getting a sum of rupees 1008. If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and the list price of sweater. ठीक है, तो लेट्स से भाई साड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है, साड़ी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू C रुपीज, और जो स्वेटर है, स्वेटर का जो लिस्ट प्राइस है वो है L रुपीज। अच्छा एक काम करते हैं, इसको C और L ना मान के एक बेटर तरीका है, इसको हम मानते हैं 100 इंटू C एंड 100 इंटू L। क्यों लिया ये मैंने, आप सिंपली CL या XY लेके कर सकते थे, लेकिन जब आप वो लोगे ना तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से बड़े आएंगे। यहां पर परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हमें इसका 8% निकालना है, कॉस्ट के 8% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट क्या होगा 8% ऑफ दिस, तो 8/100 इंटू कॉस्ट करेंगे तो वो बाय 100 रह जाएगा फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 100C मान लिया तो देखो होगा क्या, तो यहां से मैं बोलूंगा देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सारी कितना हो जाएगा, 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, thereby getting a sum of rupees 1008। अच्छा रुको, टोटल उसको 1008 रुपए मिल रहे हैं। 1008 रुपए कैसे मिलेंगे, तो जो अमाउंट उसको साड़ी से मिलेगा, अमाउंट फ्रॉम साड़ी कितना मिलेगा, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना 100C, उस पे 8% प्रॉफिट मिला, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 8% प्रॉफिट, तो 8/100 इंटू द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालनी है साड़ी की, वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को 8% बढ़ा दिया। तो अब देखो होगा क्या, 100 कैंसिल्स आउट, 8 इंटू C, 100C प्लस 8C हो जाएगा 108C यहां पर, ठीक है। अगर ये 100 मैं सिर्फ C लेता ना तो ये बाय 100 रह जाता, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है हमको, राइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, साड़ी 8% प्रॉफिट, स्वेटर 10% डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट तो हम लिस्ट प्राइस पे देते हैं, तो लिस्ट प्राइस हमने 100L मान लिया था, तो जो अमाउंट उसको स्वेटर से मिलेगा, अमाउंट फ्रॉम स्वेटर कितना मिलेगा, 100L उसकी लिस्ट प्राइस थी, लेकिन इसको कितना परसेंट, 10% कम कर दिया, तो माइनस 10% ऑफ 100L कर देंगे, तो 100 कैंसिल्स आउट, 10L, 100L माइनस 10L इज 90L। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट उसको कितना मिल गया साड़ी और स्वेटर से, 108C प्लस 90L, और ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 1008 के बराबर है, ठीक है। अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको दिख रहा है कि यहां यहां और यहां तीनों में 9 का कॉमन फैक्टर है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से, ये भी 9 से, तो 9 से मैं डिवाइड कर देता हूं, ये 9 से डिवाइड करेंगे 12C आएगा, ये 9 से डिवाइड करेंगे 10L आएगा, और ये 9 से डिवाइड होगा तो 9 1 बचा 1 1 1 2। अब यहां पर 2 का और फैक्टर कॉमन है, तो 2 का फैक्टर कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दो, 6C प्लस 5L इज इक्वल टू 56 हो जाएगा, ये 6C प्लस 5L इज इक्वल टू 56 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, जब उसने
साड़ी को 8% प्रॉफिट और स्वेटर को 10% डिस्काउंट में बेचा है, तब का केस। ठीक है, आगे अब वो क्या बोल रहा है, इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% डिस्काउंट, तो अमाउंट साड़ी से कितना मिलेगा, अब उसे 100C की कॉस्ट थी, उसका अब 8% कम कर दो, नहीं 10% प्रॉफिट, सॉरी साड़ी पे 10% प्रॉफिट, पहले 8 हो रहा था, अब 10% प्रॉफिट है, तो प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ साड़ी, ये तो कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इन दोनों का सम, 100 कैंसिल्स आउट, 100C प्लस 10C 110C, इतना साड़ी से अमाउंट मिलेगा सेकंड केस में। और स्वेटर को क्या किया उसने, 8% डिस्काउंट में बेचा, जो पहले 10% डिस्काउंट में बेच रहा था, अब 8% डिस्काउंट में, तो अमाउंट फ्रॉम स्वेटर उसको कितना मिलेगा, स्वेटर की लिस्ट प्राइस 300L, उसको 8% कम करना है, तो 8/100 टाइम्स ऑफ 100L कर दो, 100 कैंसिल्स आउट, -8L, 100 - 8L इज 92L। तो देयरफॉर यहां पर टोटल अमाउंट उसको कितना मिल गया, टोटल अमाउंट मिलेगा उसे 110C प्लस 92L, और ये जो टोटल अमाउंट है अब इस केस में क्या बोला है, 1028 के बराबर है, राइट। चलो ठीक है, तो अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 55C प्लस 46L इज इक्वल टू 514। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6C प्लस 5L इज 56 और 55C प्लस 46L इज 514 आ रहा है। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड से करने में ना थोड़ा सा, मतलब देखो कैलकुलेशन तो सब्स्टिट्यूशन में भी होता ही है, लेकिन एलिमिनेशन में आप इजीली इतना नहीं कर पाओगे, है ना। क्या कर सकते हैं एक चीज, 55 और 6 अगर C का कोएफिशिएंट बराबर करना चाहें तो ये होता है 5 × 11, ये होता है 6, तो 55 से मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, छोड़ो सब कुछ, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन, 55C प्लस 46, अब L की जगह, यहां से L की जगह क्या आ जाएगा, 56 माइनस 6C अपॉन 5, ये आ जाएगा। ठीक है, L की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इज इक्वल टू 514 हो गया, ये हो गया। तो यहां डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, तो पहले पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 55 × 5 हो जाएगा 25, 275C प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 टाइम्स ऑफ 56 माइनस 6C इज इक्वल टू 514 × 5, ये हो जाएगा 2570। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा अपने को। 275C 46 माइनस 6C, तो ये हो जाएगा माइनस 6 × 6 36, 3 कैरी ओवर, 6 24, 24 प्लस 327, C इज इक्वल टू 2570, ये है, और ये आएगा 46 × 56, पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव बनेगा, माइनस 46 × 56, तो ये तो बन गया कितना, माइनस C इज इक्वल टू, अब देखो 46 × 56 कितना होता है, 46 × 56, 6 6 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 24 प्लस 30 54, 54 प्लस 3 57 एंड 5 4 20 प्लस 5 25, 2576 आ जाएगा। कितना, 2576, तो 2570 माइनस 2576, तो ये हो गया -6, माइनस C इज इक्वल टू -6, तो C की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई, C की वैल्यू 6 आ गई। तो अब यहां से L की वैल्यू आ जाएगी, ये था ना L, तो L क्या हो जाएगा, 56 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 6, 6 टाइम्स ऑफ 6 इज 36, 56 माइनस 36 इज 20, 20/5 इज 4, L की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, एक्चुअली हमें C और L नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, ये वाली चीजें निकालनी थी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड द लिस्ट प्राइस।
है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज 100 सी कितना है 6, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी हो जाएगा 600। लिस्ट प्राइस ऑफ दी स्वेटर, स्वेटर का लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 इंटू 4, 400 रुपीज। ये है हमारे फाइनल आंसर। 600 and 400 आर द प्राइसेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये आ गया 12। क्या है यहां पर, Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1860 as her annual interest. However, had she interchanged the amount of investments in the two schemes, she would have received 20 more as annual interest. Okay, वो नॉर्मल तरीके से जो इन्वेस्ट कर रही है उसकी जगह अगर उसने अमाउंट रिवर्स चेंज कर दिया होता है, इंटरचेंज, तो उसको 20 रुपए ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता। चलो ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट केस लेता हूं। फर्स्ट केस क्या कि दो स्कीम्स हैं ए और बी। पहली स्कीम में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी स्कीम में 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब पहली स्कीम में अमाउंट में मान लेता हूं 100x इन्वेस्ट किया है। अब मैं x ना मान के 100x इसीलिए मान रहा हूं क्योंकि ये परसेंट है, मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल का 8%, तो प्रिंसिपल इंटू 8/100 करना पड़ेगा। तो ये 100 और वो बाय 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बहुत सारे जीरोस नहीं लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली बी का इन्वेस्टमेंट मैं 100y मान लेता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होगा, स्कीम तो वही है ए और बी। ए पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, बी पर 9% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो इंटरचेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 100y और 100x हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या दिया है, यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा ना सेकंड केस में वो 20 रुपए ज्यादा है जो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट मिलेगा। ये ओरिजिनल केस है, दिस इज द ओरिजिनल केस। एक्चुअल केस यानी एक्चुअली इतना इतना इन्वेस्ट किया है इन दोनों स्कीम में। ये तो हाइपोथेटिकल केस है कि अगर इंटरचेंज हो जाता तो ये होता। तो यहां पर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा कितना मिलेगा, 8% ऑफ 100x, ये हो जाएगा कितना 8x। मैंने पूरा किया नहीं, 8% ऑफ 100 होता 8/100 इंटू 100x, है ना। तो 100 कैंसिल्स आउट, 8x मिलता, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है। तो 8x हो जाएगा इंटरेस्ट फर्स्ट केस में स्कीम ए से। स्कीम बी से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9% ऑफ 100y यानी कि 9y मिलेगा। और ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है, शी रिसीव्ड 1860 रुपीज। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे केस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, 8% ऑफ 100y, तो ये हो जाएगा 8y, और ये हो जाएगा 9% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 9x। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो पिछले केस से 20 रुपए ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1880। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 1880 हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि सिर्फ कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं। जो पहले x का कोएफिशिएंट था 8, अब वो y का हो गया, और जो पहले y का था 9, अब वो x का हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि सीधा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा दो, आप इन दोनों को एक काम करो, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। यू सब्ट्रैक्ट, या फिर व्हाट यू डू इज यू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, ऐड 1 and 2। सब्ट्रैक्ट भी ना करो, ऐड कर दो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए समझ रहे हैं हम, ऐड करेंगे जब दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 8x प्लस 9x कितना मिलेगा, 17x। सिमिलरली 9y प्लस 8y, ये भी हो जाएगा कितना, 17y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1860 प्लस 1880, तो 1800 प्लस 1800 3600, 60 प्लस 80 140, तो 3600 प्लस 140 हो जाएगा 3740। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां 17 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3740, 17 से डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 3740 बाय 17। 17 2 जा 34, बचेगा 34, 17 2 जा 34, बचा एंड में सिर्फ 0। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई,
220 आ गई। अब बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना इनको। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 8y प्लस 8x प्लस एक्स, 9x को अलग कर दिया, 8x प्लस एक्स लिखा, इज इक्वल टू 1880। तो ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स इज 1880। y प्लस एक्स क्या है, 220 है, तो 220 यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा 1760 प्लस एक्स। 8 टाइम्स ऑफ 220 इज 1760 प्लस एक्स इज 1880। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1880 माइनस 1760, 40 और 80 120। x की वैल्यू कितना आ गई 120। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया ए में 100 इंटू 120, कितना इन्वेस्ट किया 120 इंटू 100, 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए उसने। सिमिलरली y निकल के आएगा, यहां से क्या करो 8x प्लस 9y को लिख दो, 8y प्लस y इज इक्वल टू 1860। अब ये ऑब्वियसली 8x प्लस 8y हम निकाल चुके हैं, ये है 1760, तो 1760 प्लस y इज इक्वल टू 1860, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1860 माइनस 1760 हो जाएगा 100। y की वैल्यू 100 आ गई, तो जो बी स्कीम बी है उसमें कितना इन्वेस्ट किया 100 इंटू वाई जो की है 100। ठीक है, तो ये आ गया 10,000, 12,000 और 10,000। दीज आर द टू इन्वेस्टमेंट्स डन इन दी टू स्कीम्स ए एंड बी। तो पूछा क्या था, हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। इन स्कीम ए शी इन्वेस्टेड 12,000, इन स्कीम बी शी इन्वेस्टेड 10,000। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या यहां पर विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। He sold the first lot at a rate of ₹2 for 3 bananas and the second lot at the rate of ₹1 per banana and got a total of 400. If she had sold the first lot at the rate of ₹1 per banana and the second at the rate of this, his total collection would have been 460. Find the total number of bananas. बहुत लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है, चलो देखते हैं। देखते हैं इतनी जरूरत पड़ेगी क्या जगह की, बहुत सारी सॉल्विंग तो करनी है। तो 2 लॉट में उसके पास कितने बनानास हैं नहीं पता कितने हैं, तो 2 लॉट्स में डिवाइड किया है ए और बी। तो नंबर ऑफ बनानास जो है दोनों लॉट्स में वो हम मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ये दोनों लॉट्स में जो नंबर ऑफ बनानास है स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो वो 2 अलग अलग केसेस की बात कर रहा है, तो 2 अलग अलग केसेस देखेंगे हम। नंबर ऑफ बनानास तो दोनों केस में वही है, जो फर्स्ट लॉट में ए बनानास है और सेकंड लॉट में बी बनानास है। लेकिन हो क्या रहा है, फर्स्ट केस में वो क्या बोल रहा है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। अब उसने क्या 3 बनानास बेचे हैं, नहीं। इसका क्या मतलब होता है, अगर 3 बनानास बेचेगा तो ₹2 मिलेंगे। 3 बेचने पर ₹2 मिल रहे हैं, तो एक की कॉस्ट कितना होगी या एक का प्राइस कितना होगा 2/3 टोटल प्राइस है ₹2, कितनों का 3 बनानास का, तो एक का होगा 2/3। तो फर्स्ट लॉट के जो बनानास हैं उसने किस रेट में बेचे हैं 2/3 ईच में बेचा है। ठीक है, और जो सेकेंड लॉट है फर्स्ट केस में उसने एट द रेट ऑफ ₹1 ईच बेचा है, ईच एट द रेट ऑफ 2/3 ईच एट द रेट ऑफ 1/3 ईच। ये फर्स्ट लॉट की फर्स्ट केस की बात कर रहा है। अब वो सेकंड केस में वो बोल रहा है क्या, सेकंड हैड ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1। सेकंड केस में फर्स्ट लॉट को ₹1 ईच में बेचे एंड द सेकंड एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 बनानास। 5 केले बेचने पर ₹4 मिलते हैं, तो एक केले बेचने पर कितना मिलेगा 4/5 ईच। ये तो उसकी सेलिंग प्राइसेस हमने फिगर आउट कर ली। अब हम फिगर आउट करते हैं कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा। फर्स्ट केस में टोटल 400 मिले हैं, ठीक है, और सेकंड केस में ₹460 मिले हैं। तो फर्स्ट केस में उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, ए बनानास बेचे हैं 2/3 ईच के, तो टोटल जो अमाउंट उसको मिलेगा 2/3 इंटू ए मिलेगा, प्लस यहां से कितना मिलेगा ₹B मिलेगा, B इंटू 1 विच इज इक्वल टू टोटल 400। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं।
सेकंड यहां पर टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, यानी टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, ए बनाना हर बनाना पे 1 रुपी मिला, तो टोटल अमाउंट उसे मिलेगा ए इंटू 1 रुपीज प्लस यहां बी बनानाज है, हर बनाना पे उसे 4/5 रुपीज मिलेंगे, सो द अमाउंट दैट ही गेट्स इज बी इंटू 4/5, और ये जो टोटल अमाउंट उसे मिल रहा है कितना मिल रहा है, 460 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे, जैसे यहां से b की वैल्यू क्या आएगी 400 माइनस 2a/3, और वो b की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस, इस इक्वेशन से आ जाएगा a प्लस, b की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 400 माइनस 2a/3 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा, 460 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 400 इंटू 4/5 माइनस 2a/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 460 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 400/5 इज 80, 80 इंटू 4 इज 320 माइनस 2a into a is 8a upon 3 into 5 15, which is equal to 460 rupees। अब 460 में से ये 320 सब्ट्रैक्ट होगा, 140 बचेगा, और ये होगा 15a माइनस 8a यानी 7a/15 हो जाएगा। ठीक, 120 कैंसिल आउट होगा 7 से 20 टाइम्स, तो a की वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू 20 यानी कि 300। तो फर्स्ट लॉट में कितने बनानास थे, 300 बनानास थे फर्स्ट लॉट में, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू आ गई, तो यहां से b की वैल्यू कितना आएगी, b की वैल्यू आएगी 400 माइनस 2/3 इंटू a कितना था 300 था, सो 300 3 से जाएगा 100 टाइम्स, 2 इंटू 100 इज 200, 400 माइनस 200 इज 200, b की वैल्यू कितना आ जाती है यहां पर 200 आ जाती है। तो फर्स्ट लॉट में कितने बनानास थे 300, और सेकंड लॉट में कितने थे 200। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास दैट ही हैड। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बनानास दैट ही हैड, a प्लस b, यानी कि 300 प्लस 200, तो टोटल बनानास हो जाएंगे मेरे पास 500 बनानास। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एग्जाम्पलर 3.4। थैंक यू।